एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 8 के एसएसटी के न्यू बुक का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 हम लोग करने वाले हैं, द कॉलोनियल एरा इन इंडिया। ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 में। हम ऑलरेडी काफी कुछ कवर अप कर चुके थे। आई नो वेरी वेल कि इसके पार्ट 2 को आने में काफी देरी हो गई है, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि हाँ आप लोगों को अगर आप लोग पार्ट 2 देख लोगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर कहीं भी समझ में ना आ रहा हो तो एक बार जरा आके वीडियो जरूर देख लेंगे भाई, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। मैंने अपनी तरफ से बहुत बहुत कोशिश करी था आपकी मैं आप लोगों को सब कुछ समझा सकूं। हम लोग पोर्तुगीज के बारे में पढ़ चुके थे, हम लोग डच के बारे में पढ़ चुके थे, हम लोग फ्रेंच के बारे में पढ़ चुके थे, बैटल ऑफ कोलाशल, मतलब बहुत सारी चीजें थी जो हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके थे। एंड आप लोगों ने उन वीडियोस को देखा भी, आप लोगों को पसंद भी आई है। ऐसे आप लोग पार्ट 2 भी देखो, आप लोग वो भी अच्छा लगेगा। एंड अगर अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना। अब जो है बिना किसी देरी के हम लोग अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां पे हम लोग शुरू करने वाले हैं जो आपका फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है, दैट इज स्ट्रेटेजी ऑफ डिवाइड एंड रूल। यहां से हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एंड लास्ट के पार्ट तक, यानी कि हम यहां तक का पार्ट जो है फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स, कि हमको पता है ब्रिटिशर्स आए थे 1608 में, जो वो लोग एग्जैक्टली यहाँ पर आ चुके थे, फैक्ट्री वगैरह लगाया, वो सब काम करना शुरू हो गया था। एंड उसके बाद जो है धीरे धीरे करके हम लोग को ये चीजें पता है कि वो हर जगह पे स्टैब्लिश होना शुरू हो गए थे। पहले वो लोग जब यहाँ पे आए थे तो वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने आए थे, अपना फायदा करने। लेकिन किस तरीके से वो लोग जो लोग थे वो रूलर्स बने, राज करने वाले बने यहाँ पे, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। थोड़ा बहुत हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसके आगे का हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले एज आई टोल्ड हम बात करेंगे द स्ट्रैटेजी ऑफ डिवाइड एंड रूल, कि आखिर जो उनकी ये कहते हैं कि डिवाइड करके और फिर राज करना, कि अगर यहाँ पे कोई पर्सन यूनाइट हो रखे हैं, अगर वो एक साथ है, पहले उनको तोड़ो और फिर उनपे राज करो, वो वाला काम जो इन लोगों ने यहाँ पर करा था। अब देखो क्या कहते हैं, By maintaining an appearance of traders, the company's agents cultivated political relationship with local rulers। यानी कि वो कहते हैं ये दिखाते हुए, अपने आप को ये दिखाते हुए, ये अपीयर करवाते हुए कि हाँ जी वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ट्रेडर्स के रूप में आए हैं। कंपनी ने एक्चुअल में क्या किया था कि जो यहाँ पे लोकल रूलर्स वगैरह हुआ करते थे, चाहे मुगल्स के छोटे मोटे रूलर्स, चाहे नॉर्मल यहाँ पे जो एजेंट्स वगैरह थे, उन सब के साथ वो क्या करते थे, पॉलिटिकली रिलेशनशिप बनाते थे। अब वो रिलेशनशिप वो बनाएंगे कैसे, कैसे बनाएंगे, ऑफरिंग मिलिट्री सपोर्ट टू सम अगेंस्ट देयर राइवल्स। अच्छा अब देखो, फॉर सपोज यहाँ पे दो लोकल रूलर्स है जो आपस में लड़ रहे हैं। अब ये ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, किसी एक के पास जाएंगे जो उनको लग रहा है कि इनसे फायदा हो सकता है, थोड़ा बड़ा एरिया है इसके हाथ में, इसके पास जाएंगे और जाके इसको मिलिट्री का सपोर्ट देंगे। ये लो भैया हमारी आर्मी है, तुम लड़ो, तुम इसके ऊपर जो अटैक कर दो, हम जो है तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम दोनों मिलकर इस पे अटैक करेंगे। और यहाँ पे अपना, क्योंकि तुम्हारा वो राइवल है, तुम्हारा वो दुश्मन है, तुम उस पर अटैक करो, मैं तुमको आर्मी दे रहा हूं अपनी, अटैक करो आराम से, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। अब जब वो अटैक करेगा, वो जीत जाएगा, तो ये ब्रिटिशर्स कहेंगे भैया तुम हमारी वजह से बने हो, तो अब जो मैं कहूंगा तुमको वो यहाँ पे करोगे तुम अपने राज पे। दिस इज हाउ दे इंसर्ट देयर पॉलिटिकल रिलेशनशिप। समझ रहे हो कि वो यहाँ पर ये करते थे, और इस तरीके से वो औरों के जो पॉलिटिकल जो कंफ्लिक्ट यहाँ पे हो रहा है, जो थोड़ी बहुत लड़ाइयां हो रही हैं, द्वेष हो रहा है, जो भी यहाँ पर हो रहा है, सबके अंदर घुसते थे, पहले जो है सपोर्ट देंगे उनको। अच्छा इसको ना एक चीज बोलते थे विच इज कॉल्ड कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। क्या बोलते थे, कैरेट एंड स्टिक, मतलब बेसिकली पहले वो गाजर खिलाएंगे और बाद में जो है डंडा मारेंगे। इसको यही बोलते थे कि पहले इनको गाजर खिलाई, लो भैया मिलिट्री सपोर्ट ले लो और फिर जो है बढ़िया से काम करो, मैं खड़ा हूं, लड़ लो, अटैक हो गया, जीत गया। अब जीतने के बाद डंडा मार देंगे, ये कहकर हमारी वजह से जीते हो तुम, तो जो मैं कहूंगा तुमको वही यहाँ पे करना होगा। अब ये बात समझ में कि किस तरीके से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी या कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी वर्क करती थी। अच्छा यानी कि अब वो फॉरेन इन्वेडर्स की जगह पावर ब्रोकर्स बनते थे, भैया पावर को जो है वो तोड़ देते थे। इन्वेड तो जो उन्होंने करा है वो करा ही है, वो अलग है, लेकिन उसके साथ साथ अब वो लोग पावर ब्रोकर्स भी बनते थे। कहते हैं दे वुड ऑल्सो प्ले ऑन राइवलरीज बिटवीन रीजनल रूलर्स और सक्सेशन डिस्प्यूट्स, यहाँ पर जो भी हो रहे हैं रूलर हाउसेस के बीच में। अगर यहाँ पे घर में ना अलग अलग लड़ाइयां चल रही हैं कि इसके बाद जो बेटा, जो कौन सा बेटा होगा जो राजा बनेगा, किसके हाथ में राजगद्दी आएगी, तो सक्सेशन के ऊपर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई बातचीत चल रही है, कोई लड़ाई चल रही है, उसमें भी ये लोग घुस जाएंगे। समझ रहे हो, उसमें भी घुस के एक आधे को सपोर्ट देंगे, हरा देंगे और फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। वही वाला काम इन्होंने हर जगह पे इन्होंने फॉलो किया था। हालांकि कुछ और भी यहाँ पे पॉलिसीज आएंगी जो लोग आके लेकर आएंगे आगे। कहते हैं ऐसा करते थे, तो वही वाली बात है कि यहाँ पर भी इन्होंने घर में जो है फूट डलवा दी। पहले 2-3 बेटे हैं, उनके आपस में जो है फूट डलवा दी, किसी एक के साथ खड़े हो गए, उसने इन दोनों को हरा दिया, और फिर अब ये जो था जो जीत गया, अब उस पर राज कौन करेगा, एक्चुअल में ब्रिटिशर्स राज करेंगे।
कहते हैं द ब्रिटिश वर इक्वली स्किल्ड एट एक्सप्लॉइटिंग एक्सिस्टिंग डिविजन्स विद इन इंडियन सोसाइटी। अब अगर उनको लग रहा है कि यहाँ पर ऑलरेडी पता है हम इंडियंस में उस टाइम पे प्रॉब्लम थी, अगर दो लोकल रूलर्स आपस में लड़ रहे हैं तो लड़कर ये नहीं है कि वो आपस में सॉल्व कर रहे हैं, आपस में कुछ कर रहे नहीं, वो लड़ेंगे और लड़के जाएंगे ब्रिटिशर्स के पास, कोई एक होगा जो ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा और वहां जाकर फिर क्या करेगा, उनसे सपोर्ट मांगेगा, ब्रिटिशर्स उनको सपोर्ट देंगे और फिर ये जो लोकल रूलर था और जो ब्रिटिशर्स है वो एक साथ हो जाएंगे और लड़ेंगे उस लोकल रूलर के अगेंस्ट, उसको हटा देंगे। अब ब्रिटिशर्स के ऊपर ये वाला एरिया भी आ गया, ये वाला एरिया भी आ गया, राज कौन करेगा, ब्रिटिशर्स, क्योंकि उन्होंने उसकी हेल्प करी थी। तो ये इस तरीके से स्टार्टिंग में इन लोगों ने पहले खुद से किया, फिर और लोग यहाँ पे खुद आने लगे कि भाई उसके पास जाओ वो हेल्प करेंगे तुम्हारी, वो सही संभाल लेते हैं, वो अटैक करवा देते हैं। मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने अपनी तरफ से करा, बाद में उन्होंने फिर जो है लोग बाग उनके पास खुद ही आने लग गए थे। तो दो यहाँ पर कोई भी रिलीजन के ऊपर कोई बातचीत चल रही है, वॉर यहाँ पे किस तरह से होगा, सक्सेशन का डिस्प्यूट है, अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, राइवलरी चल रही है, कोई कुछ भी यहाँ पर चल रहा है, सब में घुसना पहले और फिर राज करना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर दिस, द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी विच इज बेसिकली अ पालाशी, वेस्ट बंगाल में प्लेस है, इसको प्लासी बोलते हैं उनकी इंग्लिश की भाषा में। तो वहां पे हुआ था ये बैटल ऑफ प्लासी, 1757 में ये हुआ था। इसके बाद कहते हैं कि इसके बाद बंगाल में, बंगाल एक चीज आपको दिखाती हूँ, अभी आगे दिखाती हूँ कि बंगाल अगर आज का आप समझो ना, जो आज का वेस्ट बंगाल है, सिर्फ उस टाइम का बंगाल वो नहीं हुआ करता था। उस टाइम का बंगाल मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड वाली पिक्चर देखो एक बार। उस टाइम का बंगाल का मतलब था ये सारा का सारा पार्ट, ये दिख रहा है आपको ग्रीन वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट उस टाइम का बंगाल हुआ करता था। इवन जो बांग्लादेश वाला पार्ट है ना, ये भी बिकॉज तो बाद में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये पूरा का पूरा जो पार्ट था वो उस टाइम का आपका बंगाल हुआ करता था। बहुत बड़ा एरिया था बंगाल का। बंगाल के ऊपर ही आपका आगे का 4-5 2-3 पैराग्राफ जो है आगे के बंगाल के ऊपर ही है टॉपिक्स। तो हमने कहा भैया बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, जो कि 1757 में हुआ था। अब ये किसके बीच में हुआ था उसको दिखाती हूँ। और ये इसी अप्रोच को, जो इनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है ना, इसी को यहाँ पे उन्होंने फॉलो किया था कि अंदर जो है फूड डलवा दी, या अगर फूड डली हुई है उसका फायदा उठाएंगे, अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे और फिर उसको हटाकर खुद राज करेंगे उसके बेसिस पे बेसिकली। अब वही उन्होंने अप्रोच जो है यहाँ पे अपनाई थी। आपको ये यहाँ पे दिख रहा है, ये पूरी की पूरी आर्मी है, ये एक पर्सन है यहाँ पे जो घोड़े पे सवार है। अभी कौन कौन है आगे समझाऊंगी, अभी देखो। कहते हैं when tensions arose between सिराजुद्दौला जो नवाब था बंगाल का। अब देखो क्या था, एक यहाँ पे था नवाब ऑफ बंगाल, की बंगाल का नवाब है वो पर्सन, सिराजुद्दौला उसका नाम था, वो था उसके। और मैं बताऊं, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी इन, एक सेकेंड लेट मी चेंज पेन, इसके और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी हमारी, इसके बीच में कंफ्लिक्ट हुआ। और कंफ्लिक्ट यहाँ पे बेसिकली क्या था, नवाब के कोर्ट में ना ये चीज चल रही थी कि आखिर अब कौन बनेगा, कौन आएगा, क्या काम होगा, उसके अकॉर्डिंग वो चल रहा था। थोड़े बहुत वहां पे नवाब का जो कोर्ट था, ये बंगाल वाला सिराजुद्दौला का जो कोर्ट है बेसिकली, वहां पे थोड़े बहुत इश्यूज चल रहे थे। इसके बीच में एक पर्सन यहाँ पे होता है मीर जफर, जो कि इस नवाब के का मिलिट्री कमांडर होता है। अब इसका मन था हालांकि कि वो जो है राजगद्दी पे बैठे, लेकिन वो बैठ नहीं पाया था। अब यहाँ पे तीन इंसान को समझो, एक यहाँ पे सिराजुद्दौला, एक यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी और एक यहाँ पे मीर जफर। मीर जफर जो कि सिराजुद्दौला का मिलिट्री कमांडर है, लेकिन जो नवाब है वो यही है, ठीक है, नवाब है वो ये है, ये इसका मिलिट्री कमांडर था। अच्छा, अब यहाँ पे इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चलता है कि यहाँ पे अंदर जो बंगाल है उसमें कुछ इंटरनल यहाँ पे कंफ्लिक्ट चल रहा है। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको उस टाइम पे लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, ये दिख रहे हैं आपको पर्सन, ये जो इंसान है इसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। बहुत ही मतलब क्लेवर पर्सन मैं कहूंगी वो ये था, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव इसको लीड कर रहे थे और इनको ये बस बारे में पता चला कि यहाँ पे जो है कोई कंफ्लिक्ट चल रहा है। जैसे इनको पता चला कि जाते हैं मीर जफर के पास और ना एक षड्यंत्र करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। वो कॉन्स्पिरेसी करते हैं इसके साथ कि तुम जो है ना हमारे साथ मिल जाओ और हम जो है मिलकर इस सिराजुद्दौला पे अटैक करेंगे, और जैसे यहाँ पर वो अटैक करके उसको मार देंगे तभी हम तुमको यानी कि मीर जफर को नवाब बना देंगे बंगाल का। अब मीर जफर उनकी बातों में आ गया, उसने कहा चलो ठीक है भैया ऐसे ही करते हैं। यानी कि एक तरीके से मीर जफर ने अपने बंगाल को धोखा दिया, बिट्रे करा, धोखा देना। इसी के अब उसको कहा गया कि इस धोखे के बदले तुम यहाँ पे धोखा दे रहे हो ना अपनी टेरिटरी को, जो तुम यहाँ पे कर रहे हो, इसके बदले हम तुम्हारा ही फायदा यहाँ पे करेंगे कि हम तुमको यहाँ पे जो राजगद्दी पे बिठा देंगे।
मीर जफर ने कहा ओके जी ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, और उसने वही करा। और उसके कहते हैं आज भी, आज के टाइम पर भी अब जो है वही होता है यहाँ पर, तो कहते हैं जब अपना ही सिक्का खोटा हो दूसरे को क्या दोष दे सकते हैं। जब अपने कोई ज्यादा बातें पता होती है, मीर जफर ने प्रॉपर स्ट्रैटेजी पता करके, सब कुछ पता करके इसी के ऊपर अटैक कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने आपको दिख रहा है यहाँ पर अटैक कर रहा है, ये आर्मी को लीड कर रहा है कि चलो आगे की तरफ, सबको मारते हुए आगे की तरफ चल रहे हैं। सिराजुद्दौला मर जाता है और मीर जफर जो है राजगद्दी संभालता है। जैसे ही मीर जफर राजगद्दी संभालता है, ये अच्छा इसकी क्लाइव की आर्मी में उस टाइम पे ज्यादा लोग नहीं थे, काफी कम लोग थे, लेकिन क्योंकि अपना ही जब इंसान यहाँ पे धोखा देता है, लंका ढही कैसे थी, ठीक है, हालांकि वो सीन बहुत अलग है, वो लिखा हुआ था, वो चीज होनी ही थी। तो अब चाहे विभीषण जी को कुछ भी यहाँ पे कह रहे हो, लेकिन वो अलग था वो सीन। यहाँ पे आज भी जब भी इसका नाम आता है ट्रेटर का, धोखाधड़ी का, धोखे का, तो मीर जफर का आज भी नाम इंडिया में लिया जाता है। इसके बारे में आपको इस वाले पैराग्राफ में बताया हुआ था। अच्छा, फिर यहाँ पे कह रहे हैं बाय पोजिशनिंग देमसेल्फ एज अ किंग मेकर द ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रेजुअली एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर इंक्रीजिंगली लार्ज टेरिटरीज। यानी कि स्टार्टिंग में क्या किया था, जो ये आपका वो था ना ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो खुद को ना वो कहती थी किंग मेकर की, हम जो है किसी भी इंसान को राजा बना सकते हैं। जाहिर सी बात है जो यहाँ पे राजा है हम उसके खिलाफ यहाँ पे अटैक करेंगे, फिर हम तुमको जो है राजा बना देंगे। अब तो लेकिन तुमको जो काम करोगे तुम वो हमारे साथ साथ हम जो कहेंगे तुमको वो काम अब करना होगा, तो वही काम तुम करोगे। तो भाई यहाँ पे कहा जा रहा है कि खुद को जो है किंग मेकर बताकर स्टार्टिंग में तो जो है छोटे छोटे टेरिटरीज पे उन्होंने कंट्रोल किया, लेकिन बाद में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी टेरिटरीज पे अपना कंट्रोल अब हथियाने के लोग लग गए। 19th सेंचुरी में कहते हैं बहुत एक इनफेमस सी डॉक्ट्रिन आई थी। इनफेमस सी कहाँ पे वो आया था, जिसे हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर दिस, इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या मतलब है इसका? और देखो इनफेमस का मतलब मैंने पहले बताया हुआ है, फेमस का मतलब है कोई चीज फेमस है, अच्छी चीज है, बढ़िया है, फेमस है, वो दुकान वो फेमस है, कोई सीन है वो फेमस है। लेकिन इनफेमस का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो किसी बुरी चीज के लिए फेमस हो, उसे हम बोलते हैं इनफेमस। तो कहते हैं वो एक डॉक्ट्रिन थी लैप्स की, जिसका मतलब क्या था, कोई भी एक प्रिंसली स्टेट है। अब पहली बात, प्रिंसली स्टेट क्या होती है? हमारे इंडिया में जब इंडिया आजाद हुआ उससे पहले हमारे इंडिया में आप देखोगे ना तो 552 प्रिंसली स्टेट्स थी। और प्रिंसली स्टेट्स होती क्या है, बेसिकली एक ऐसी स्टेट है जो कि एक संभाल तो इंडिया का प्रिंस रहा है, मतलब बेसिकली कोई राजा है इंडिया का जो कि उस स्टेट के ऊपर राज कर रहा है, लेकिन एक्चुअल कंट्रोल जो है किसका है उसके ऊपर? ब्रिटिशर्स का है। किसका कंट्रोल है उसके ऊपर? एक्चुअल में ब्रिटिशर्स का कंट्रोल है। थोड़ी बहुत यहाँ पे जो है पावर हमने उस इंडिया के जो प्रिंस है उसको दे रखी है, लेकिन जो एक्चुअल में यहाँ पे प्रोटेक्शन का काम है, गाइडेंस का काम है, वो सब यहाँ पे किसका है? आपका ब्रिटिशर्स का होता है। समझ में आ गया जी? तो कहते हैं बहुत सारी हुआ करती थी उस टाइम पे, बड़ी भी थी छोटी भी थी, सब यहाँ पे थी। इंडिया का ऑलमोस्ट 40 to 45% जो पार्ट था वो यही इन्हीं क्या था। तो कहते हैं उस टाइम पे 552 प्रिंसली स्टेट से यूजुअली। तो ये जो प्रिंसली स्टेट है, इन अब देखो ऑलमोस्ट जो पार्ट है इसी से है वो। अब हम कहते हैं कि ये जो प्रिंसली स्टेट थे उस टाइम की अगर बात करूं, अब फॉर सपोज एक रानी यहाँ पे कोई भी राजा है और राज कर रहा है, अगर उनका कोई खुद का बेटा नहीं है, तो क्या पता उन्होंने कोई बच्चा अडॉप्ट कर रखा हो, उसको पाला हो, संभाला हो, वो ट्रेनिंग दी हो, सब कुछ यहाँ पे करी हो, ताकि वो जो बच्चा है वो राजगद्दी कल को संभाल सके। लेकिन जब ये डॉक्ट्रिन आई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, वो चीज लैप्स रहेगी, वो चीज खत्म हो जाएगी। क्या खत्म होगा? अगर आपका कोई लीगल हायर नहीं है, कोई लीगल हेयर नहीं है आपका, कि भैया ये आपका खुद का बेटा है, खून का रिश्ता नहीं है, आपके बाद आपकी गद्दी किसी की नहीं रहेगी, वो हम ब्रिटिशर्स की हो जाएगी। आपका राज सिंहासन जो है वो खत्म हो जाएगा। एंड दैट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यानी कि सिंपल सी बात क्या हुई कि आपकी जो प्रिंसली स्टेट है, कोई भी प्रिंसली स्टेट है, उसको अनेक्स कर लिया जाएगा, उसको अपने अंदर हम लोग कर लेंगे। अगर आपका कोई नेचुरल यानी कि आपका खुद का खून के रिश्ते वाला मेल हायर नहीं है, तो मेल हेयर नहीं है, तो कर लिया जाएगा। और इससे जाहिर सी बात है क्या हुआ था, जो इन हिंदूज का जो ट्रेडिशन था ना अडॉप्ट करने का बच्चों को और फिर संभालना, जो कि जाहिर सी बात है लेजिटिमेट था, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना थी, वो बिल्कुल सही था। अडॉप्ट करना, फिर उसको पालना, उसको ट्रेनिंग देना, समझाना, सब कुछ करना, उसके बाद जो है उसको राजगद्दी सौंप देना, वो चीज जो है वो खत्म हो गई थी, उसको खत्म कर दिया गया। दिस वाज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यानी कि सिंपल सी भाषा में क्या मतलब हुआ, अगर आपका कोई खुद का बच्चा नहीं है, लड़का नहीं है कोई, तो आपकी राजगद्दी जो है किसी भी अडॉप्टेड बच्चे के पास नहीं जाएगी, उसको जो है ब्रिटिशर्स अनेक्स कर लेंगे। सिंपल सी बात। कहते हैं इससे क्या हुआ था, बहुत सारी जो स्टेट्स थी उन सबका यहाँ पर अनेक्सेशन हो गया था, जिससे जो एरिया ब्रिटिशर्स के अंडर था वो एरिया और बड़ा हो गया था, क्योंकि अब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये भी एरिया इनके अंडर आ गया था। जो भी एरिया जहां पे कोई अडॉप्शन वाला बच्चा आके बैठता, उस सबको इन्होंने हथिया लिया था खुद ही।
अब जाहिर है इसका जो है काफी रिसेंटमेंट हुआ था, लोग जो है काफी नाराज हुए थे और ये भी एक रीजन बना था जो कि 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसके लिए। अब वो क्या होगा आगे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अनदर स्ट्रैटेजम जो यहाँ पर था, वो एक था सब्सिडरी अलायंस। अब एक और जो ये स्ट्रैटेजी लेकर आए थे वो थे सब्सिडरी अलायंस। अब ये सब्सिडरी अलायंस क्या था, एक स्टूडियो का नाम आ गया, कौन है सब्सिडरी अलायंस, क्या है ये, इसको पढ़ते हैं। इसका मतलब था कि जो यहाँ पे इंडियन रूलर्स हैं, जो उनका कोर्ट होता है ना पूरा का पूरा, उस कोर्ट में हम बिठाएंगे एक ब्रिटिश का पर्सन। इंडियंस का कोर्ट है, इंडियंस के कोर्ट में एक होगा ब्रिटिश का पर्सन। अब वो कहने को ब्रिटिशर्स ने ये कह के बिठवाया था कि अगर तुम्हारे कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी थ्रेट होता है, कोई तुमको डराता है, अटैक करने का सोचता है, जो भी यहाँ पर है, उसके लिए प्रोटेक्शन तुमको देगा ये ब्रिटिश का रेजिडेंट। ये कहकर उसको बिठवाया गया था स्टार्टिंग में तो। लेकिन धीरे धीरे करके क्या, अब इसके बदले में जब हम अपना एक पर्सन तुम्हारे कोर्ट में बैठा रहे हैं तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए, इसके बदले तुम क्या करोगे, इसके बदले जो यहाँ पे इंडियन रूलर्स होंगे ना, वो अपने एक्सपेंस पे, अपने खर्चे पे ब्रिटिश की आर्मी को संभालेंगे। समझ रहे हो कि इंडियंस का कोर्ट है, उस पे एक ब्रिटिश पर्सन आके बैठ रहा है, ये क्या है कि भैया हम जो है तुमको तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए आके बैठ रहे हैं, ताकि तुम कोई अंदर कन्फ्लिक्ट ना हो, बाहर कोई डराए ना, कुछ भी यहाँ पर अटैक ना कर सके उसके लिए। हाँ, हम बैठ तो रहे हैं यहाँ पर, तुमने कहा नहीं है लेकिन फिर भी हम बैठ रहे हैं, और इसके बदले हम तुमसे लेंगे कि तुमको हमारी जो पूरी की पूरी आर्मी है, तुम्हारे जो यहाँ पर तुम्हारे एरिया में लगी हुई है बेसिकली, तुमको उसको जो है अपने एक्सपेंस पे मेंटेन करना होगा। ये था यहाँ पर, कहते हैं ना बिन बुलाए से बेफालतू का हरकतें, वो यहाँ पर था। और साथ साथ अगर तुम कोई भी फॉरेन के रिलेशन रखोगे, तुम कोई भी यहाँ पे डच के साथ, पोर्तुगीज के साथ, फ्रेंच के साथ तुम्हारे कोई रिलेशन नहीं होंगे, तुम्हारे रिलेशन सिर्फ और सिर्फ रिलेशन जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ होने चाहिए। ये जो है बात इन्होंने यहाँ पर कही इस सब्सिडरी अलायंस में, कि हमारे जो है तुम हमारा हम एक पर्सन तुम्हारे यहाँ के बैठेगा, उसके बदले तुम हमारी आर्मी को जो है मेंटेन करोगे अपने एक्सपेंस पे, और सिर्फ ब्रिटिशर्स के साथ ही अपने फॉरेन रिलेशंस रखोगे। अच्छा जी, अब देखो ये दिख रहा था, ये अपीयर तो ऐसा हो रहा था कि हाँ जी वो कितना प्रिंसली स्टेट्स का ध्यान रख रहे हैं, उनकी इंडिपेंडेंस को, उनकी सोवर्निटी को मेंटेन रख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा था, जो पावर थी, जो रियल पावर थी, वो धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स के हाथ में जाती जा रही थी, जिसमें कि इंडियन रूलर्स जो है ना वो खुद ही खर्चा बेफालतू उस चीज का कर रहे हैं, कोई नीड नहीं है उस चीज की। हमने कहा नहीं है तुम हमारे आके बैठो कोर्ट में, लेकिन तुम खुद ही बैठ रहे हो, उसका खर्चा तुम हमारे सर पे डाल रहे हो। तो वो जो है चीज उस टाइम पे यहाँ पे हो रही थी, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे आते हैं रूलर ऑफ हैदराबाद, जो कि इसके अंडर आते हैं पहली बार, ऐसा फर्स्ट जो है वो यही थे। आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कौन थे वो, और वो कब आए थे इस अलायंस में, 1798 में जो है वो आ गए थे। और बाद में जो है कुछ और लोग भी यहाँ पे धीरे धीरे करके आते गए थे। इससे क्या हुआ था, जो ब्रिटिश है वो बहुत बड़ी बड़ी टेरिटरीज पे कंट्रोल कर पाते थे, क्योंकि अब जो शासन करने की कॉस्ट एक्चुअल में, क्योंकि आर्मी को मेंटेन करना, उसकी जो कॉस्ट है वो इनको बियर नहीं करनी पड़ती थी, वो सिर्फ अपना एक पर्सन जो है बिठाएंगे, और कॉस्ट जो है वो इंडिया के रूलर्स है वो बियर करेंगे। जिसे हम कहते भी थे एन एम्पायर ऑन द चीप, कि सस्ते का माल मस्ते में, ऐसा होता है ना, वो वाला हाल जो उस टाइम पे यहाँ पे था। और अगर कोई भी एक स्टेट एक बार उस सिस्टम में आ जाती थी, अगर किसी ने अपना लिया है वो सब्सिडी अलायंस का, तो उसमें से एग्जिट करना इम्पॉसिबल ही दिखता था, आसान नहीं था उसमें से निकल पाना। तो बिकॉज जो मिलिट्री का रिस्पॉन्स था उसको फेस करना, इट्स नॉट इजी। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आएंगे, विच इज कॉल्ड फ्रॉम पैराडाइज टू हेल। किस तरीके से भैया जन्नत से नर्क बना, कौन बना, बंगाल। कौन बना, बंगाल। ठीक है, अब कैसे बना, क्या हुआ, उसको पढ़ते हैं। फर्स्ट यहाँ पे आएगा बच्चा आपका डेवास्टेटिंग फेमिन्स, मतलब फेमिन्स मतलब बहुत फेमिन, मतलब बहुत फेमिन, मतलब बहुत भुखमरी छा जाना, मौतें हो जाना इसके चक्कर में, उससे हमने बोला है यहाँ पर फेमिन। क्या हुआ देखो, बात करते हैं। कहते हैं फ्यू इयर्स आफ्टर इट्स विक्ट्री एट प्लासी, क्योंकि देखो 1757 में जो है प्लासी का युद्ध जो है, जो कि वेस्ट बंगाल में हुआ था, वो लोग जीत गए थे ब्रिटिशर्स। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। प्लीज रिमेम्बर दिस, इन दोनों के बीच में हुआ था, जहां पे मीर जफर को रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था कि मैं तुमको जो राजगद्दी संभालने को दूंगा, इसने इसको जो है धोखा दे दिया, और बाद में इस पर अटैक करा इसने मिलकर, और यहाँ पे ये मर जाता है, राजगद्दी फिर मीर जफर जो है संभालता है, और इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव जो है उसको कंट्रोल करता है। पता है बाद में बहुत चीजें यहाँ पर होंगी, मीर जफर जो है वहां से उसको निकाल दिया जाएगा, मीर जफर के बाद एक और पर्सन आएगा, वो उनकी बात नहीं मानेगा क्लाइव की, तो उसको भी निकाल दिया जाएगा। बाद में इस क्लाइव को ही ये लोग ब्रिटिशर्स जो है अपने वहां पे ब्रिटेन में बुला लेते हैं। मतलब कुछ बहुत चीजें यहाँ पर हुई थी।
अब देखो बात करते हैं कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें तो इनकी विक्ट्री हो गई थी, ये लोग जीत गए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इसके बाद बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में, इन तीनों ही जगहों पर जो मैंने आप लोगों को मैप में दिखाई थी, आप लोग खुद सोच सकते हो। बंगाल वाला पार्ट आप लोगों का, एक सेकेंड रुको, बंगाल वाला पार्ट आपका यहाँ पे है, ये मान लो बंगाल वाला पार्ट है, ये आपका बिहार वाला पार्ट है और ये आपका उड़ीसा वाला पार्ट है। बेसिकली ये पूरा का पूरा जो ये पार्ट था यहाँ पर, ये आपका था, ये आपका आज का जो बंगाल बिहार उड़ीसा वाला पार्ट है। उस टाइम पे वहां पे इतने बड़े एरिया पे रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो अधिकार था, इतने बड़े एरिया में रेवेन्यू कलेक्शन का जो अधिकार था, वो इसके बाद ब्रिटिशर्स को मिल गया था। सोचो इतने बड़े एरिया से कितना रेवेन्यू आता होगा, बहुत पैसा। अब वो कितना पैसा था ना, अभी आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा। जो कि इंडिया का बिल्कुल रिचेस्ट रीजन था ना, बिल्कुल वहां से इतना पैसा आना मतलब अतपार। कहते हैं क्लाइव ने डिस्क्राइब किया था बंगाल को पैराडाइज ऑफ द अर्थ। क्लाइव ने खुद ही कहा था कि बंगाल जो है ना वो अर्थ का जन्नत है, यहाँ से इतना कुछ नहीं मिल सकता है। कंपनी के जो एजेंट्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा, मतलब जितना हो सकता है उतना ज्यादा, बिल्कुल मैक्सिमम रेवेन्यू जो है, बिल्कुल जरा बहुत बेसिकली ना, जरा बहुत डेवलपमेंट पे, जरा बहुत यहाँ के गवर्नेंस पे खर्चा करा और यहाँ से इतना सामान, इतना सारा पैसा निकाला, इतना पैसा निकाला, इतना पैसा निकाला, जिससे बहुत बेकार, बिल्कुल मतलब खराब, नष्ट कर देने वाले कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम जो है यहाँ की पॉपुलेशन के लिए रहेंगी आगे की तरफ। वो क्या रहेंगे जरा उनकी बात एक बार कर लेते हैं। फॉर सपोज मैं कहूँ, अगर आपने 1 रुपया आपने यहाँ की गवर्नेंस पे, यहाँ के डेवलपमेंट पे लगाया और आपने यहाँ से 1 लाख रुपया निकाल लिया, इसके बराबर था पता है, पढ़ेंगे अभी आगे, जिस कॉल्ड बंगाल फेमीन ऑफ 1770। ये यहाँ पे आएगा आपका बंगाल फेमीन, कि बंगाल में किस तरह प्रकार से भुखमरी छाती है 1770 में। इसे हम बोलते हैं 1770 टू 72 तक का टाइम था। ये 2 साल थे बंगाल के, जब क्रॉप जो है फेल हो गई थी, क्रॉप फेल हुई थी, बारिश जो है बिल्कुल नहीं आई थी, काफी रिड्यूस हो गई थी बारिश, तो काफी सूखा पड़ गया था उस टाइम पे यहाँ पे बंगाल में, तो वहां पे जो है क्रॉप फेल हो चुकी थी। अब सोचो क्रॉप फेल हो गई है अगर, तो जाहिर सी बात है फार्मर्स, जब क्रॉप है ही नहीं, जब क्रॉप प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है, तो फार्मर्स टैक्स तो दे नहीं पाएंगे, तो टैक्स तो ब्रिटिशर्स ने नहीं लिया होगा। जब फार्मर्स की क्रॉप ही प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो वो लोग उसका टैक्स कैसे देंगे, और तो फिर ब्रिटिशर्स लेंगे भी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं था, चाहे क्रॉप प्रोड्यूस हो चाहे ना हो, एक फिक्स अमाउंट है। फॉर सपोज हमने बोल दिया 1,000 रुपए, 1,000 रुपए आज के टाइम पे आपको बहुत कम लग रहे होंगे, लेकिन इसको ऐसे समझना, बिल्कुल अभी बच्चा पैदा हुआ है, उसके लिए अगर वो उसके, या 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, उसके लिए जितनी वैल्यू 1,000 रुपए की होगी ना, उतनी वैल्यू इस टाइम पे इन लोगों की इसकी हुआ करती थी। कि उनके पास पैसा बिल्कुल नहीं है, उनके पास क्रॉप नहीं है, वो किसको बेच के पैसा कमाएंगे, उनके पास कुछ नहीं है। तब भी जो ब्रिटिशर्स थे वो उनसे हाई हाई लैंड पे टैक्स लिया करते थे। लैंड पे टैक्स में क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज वो क्रॉप पे टैक्स नहीं है, वो लैंड पे टैक्स है, कि आपका ये लैंड है, आपका ये टैक्स आपको पे करना ही करना है, नो मैटर आपका प्रोडक्शन हो या ना हो, आप कुछ भी करो, लेकिन आपको ये टैक्स पे करना ही करना है। वो प्रॉब्लम थी। अब उससे जो है प्रॉब्लम यहाँ पे होती थी, बहुत ज्यादा थे, बहुत हाई कैश टैक्सेस जो है ये लोग लेते थे उतने लैंड पे, चाहे कोई भी हार्वेस्ट की कंडीशन हो, चाहे कटाई हुई है, फसल है या नहीं है, कोई मतलब नहीं है, जिसकी वजह से वहां पे कैटास्ट्रॉफिक फेमीन आई थी। कैटास्ट्रॉफिक फेमीन का मतलब है जो बिल्कुल नष्ट कर देने वाली, डेवास्टेटिंग फेमीन होती है, जिसमें खाने की बिल्कुल कमी हो जाती है, कुछ भी नहीं बचता लोगों के पास। दिस इज कॉल्ड कैटास्ट्रॉफिक फेमीन। वो जो है आई थी जिसने करीब करीब 1/3 पॉपुलेशन को, या आप कह लो 10 मिलियन लोग को मार दिया था। इतने लोग जो उस टाइम पे उस फेमीन से, इस भुखमरी से मर गए थे, विच वॉज कॉल्ड बंगाल फेमीन ऑफ 1770। अभी आगे एक और आएगी, मतलब ये पढ़ी आप लोगों ने, कितनी प्रॉब्लम जो उस टाइम पे लोगों को यहाँ पे हो रही थी। इनफैक्ट जो कंपनी थी उसने बहुत ज्यादा ही हार्श रेवेन्यू के कलेक्शन टारगेट थे, इतना ज्यादा अमाउंट जो है फिक्स कर रखा था कि आपको इतना पे करना ही करना है। इवन कई बार ऐसा भी किया था कि लैंड का जो टैक्स था ये बढ़ा दिया था, इंक्रीज कर दिया था इस फेमीन के टाइम पे। मतलब सोच रहे हो, जहां अगर आप पहले 1,000 रुपए मांग रहे थे, अब आप कह रहे हो भैया आपको 2,000 रुपए देने हैं, बिकॉज भुखमरी छा गई है, हमारे पास गवर्न करने के लिए पैसा नहीं है। वो कह रहे हैं गवर्न करने के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास तो खाने को जहर नहीं है, और तुम हमसे 2,000 रुपए ले रहे हो, लेकिन देने तो पड़ेंगे। तो अगर देने पड़ते थे तो पता है उसके लिए वो लोग क्या करते थे, आगे आई थिंक यहाँ पे आएगा वो चीज, हाँ आगे आएगा, बताती हूँ अभी वो क्या करते थे उसके लिए, इस पैसे को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया था। इवन यहाँ पे कहते हैं ये जो क्रूवल्टी थी, ये जो इतनी क्रूरता थी, बेसिकली बाद में काफी हद तक खत्म कर दी गई थी
सिर्फ और सिर्फ इंडियन पर्सनालिटीज के द्वारा नहीं, बल्कि कुछ ब्रिटिश के ऑफिशियल्स भी थे, कुछ पब्लिक के इंटेलेक्चुअल्स भी थे, चाहे वो विलियम डिग्बी सही, जिनका नाम शुरुआत में आया था, पार्ट 1 में हमने कोट पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, वो यहाँ पर थे। इवन कहते मतलब इन लोगों ने भी सिर्फ और सिर्फ इंडियंस नहीं बल्कि कुछ ऐसे थोड़े ढंग के लोग भी थे, इनके जैसे जिन्होंने इस चीज को खत्म करने के लिए कहा था कि भैया इसको खत्म करो, इसको बंद करो, और इन्होंने अपने टाइम पे करा भी था कि इतने हाई टैक्सेस इन्होंने नहीं लिए लोगों से। अब यहाँ पे देखो डब्ल्यू जो हंटर है वो यहाँ पे क्या कह रहे थे उस टाइम पे, ऑफिशियल उन्होंने वो ऑफिशियल थे ब्रिटिश के, उन्होंने एक बात यहाँ पे कही थी, while the country every year become a total waste, the English government constantly demanded an increased land tax। कहते हैं कंट्री जो है धीरे धीरे करके बिल्कुल बेकार होती जा रही थी, वेस्ट होती जा रही थी, मतलब कूड़ा सा बनती जा रही थी, कुछ भी नहीं था उसके पास। फिर भी जो ब्रिटिशर्स थे वो उनसे टैक्सेस लेते जा रहे थे, लेते जा रहे थे, लेते जा रहे थे, इवन उन टैक्सेस को बढ़ाते जा रहे थे। इतनी बढ़ती, इतनी भीषण गर्मी के टाइम पे जब वो था आपका, जब 1770 में लोग बाग जो है बिल्कुल मर रहे थे, बिल्कुल मर रहे थे, उस टाइम पे जो फार्मर्स थे वो अपनी कैटल को बेचते थे, अपने जो एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट है, जो उनके पास इक्विपमेंट वगैरह हुआ करते थे, वो उसको बेच देते थे। इवन कई बार अपने लैंड तक वो लोग अपने बेच देते थे कई बार, कि उनका पैसा चुकाने के लिए लैंड भी बेच देते थे, क्योंकि एक घर पे इतना अमाउंट फिक्स है कि आपको इतना अमाउंट देना ही देना है, आप चाहे कैसे भी दो। लोग बागों ने, आप विश्वास मानो, कि अपने बच्चे तक बेच दिए थे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, फार्मर्स ने पैसा चुकाने के लिए। और वो उस टाइम तक किया गया जब तक जो बच्चे खरीदने वाले हैं वो ना खत्म हो जाए। जब मैंने ये पढ़ा था ना खुद ही उस टाइम, मतलब मैं उस टाइम पे ऐसी हो गई थी, व्हाट, क्योंकि ये जो कुछ चीजें हैं ये मैंने हायर से हायर क्लास के बुक्स में नहीं पढ़ी हैं। जो ये लाइन यहाँ पे आई ना, बच्चा बेचने वाली, ये लाइन मैंने स्पेक्ट्रम जो मतलब सिविल सर्विस की तैयारी टाइम पे जो बुक होती है, मैंने उस तक में लाइन नहीं पढ़ी थी। आई वॉज कंप्लीटली शॉक्ड। एंड ये जो चीजें इस बुक में है ना, क्लास 8 की इस वाली बुक में, ओल्ड एनसीईआरटी में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं तो इसको पढ़ के भाई बहुत शौक हो गई थी कि इतनी भुखमरी छा गई थी कि 10 मिलियन लोग मर गए। ये सिर्फ एक फेमिन की बात है, भी आगे और मरेंगे। एक भुखमरी की बात है, इन 2 सालों में 10 मिलियन लोग मर गए। लोगों ने अपने बच्चे तक बेच डाले, क्या लड़का और क्या लड़की, ताकि वो टैक्स पे कर सके। और ये लाइन, जितना मुझे ये सुन के ही लगा, जितना मुझे ये सुन के लगा कि बच्चे तो बेचे, लेकिन तब तक बेचे जब तक बच्चे खरीदने वाले ना खत्म हो गए। ठीक है, तो वो यहाँ पर सिचुएशन थी। लोग बाग घास खाते थे, पत्तियां खाते थे, दिन और रात बिल्कुल नष्ट हो चुके थे, खराब हो चुके थे। पूरी शहर में मैं बोलूं डिजीजेस का सैलाब सा आ गया था, मतलब बीमारियां हर जगह फैल चुकी थी, हर घर भुखमरी से मर रहा था। दैट वाज द सिचुएशन एट दैट टाइम इन बंगाल 1770। अब देखो एक और टाइम की बात कर रहे हैं, कहते हैं ऐसी ट्रेजिक जो फेमेस ना, इतनी भयंकर वाली जो भुखमरियां थी वो बार बार हो रही थी। ब्रिटिशर्स के जब टाइम रहा ना यहाँ पर, बार बार यहाँ पर होती रही है वो। आगे आप एक लाइन पढ़ोगे, कम से कम 12 से 20 बार ऐसा माना जाता है कि इनके टाइम पर ऐसी भुखमरियां छाई थी। एक और भुखमरी यहाँ पर है, विच इज ग्रेट फेमिन ऑफ 1876 टू 78। ये 2 सालों की एक और फेमिन आई थी, इसको हम लोग यूजुअली बोलते हैं मद्रास फेमिन, जो कि मद्रास में आई थी। जो आपका आज तमिलनाडु वाला पार्ट है वहां पे, मतलब बेसिकली साउथ इंडिया वाला जो पार्ट, डेक्कन प्लेट्यू वाला जो पार्ट है, यहाँ पर ही आई थी। एंड यहाँ पर भी क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा, मतलब इन 2 सालों में ना यहाँ पे बारिश नहीं हुई थी। एक तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी, दूसरी बात यहाँ पर भी वही वाली बात है, हाई बहुत ज्यादा लैंड पे टैक्सेस लगा रखे थे, चाहे प्रोडक्शन हो रहा है चाहे नहीं हो रहा। और एक और बात यहाँ पे थी कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर फूड का ग्रेन है, उसको यहाँ पर आपको ये पिक्चर दिख रही है, ये देखो यहाँ पर हार्बर्स के थ्रू, इवन यहाँ पे पीछे की तरफ यहाँ पे रेलवेज के थ्रू, इस सारे के सारे ग्रेन को ये लोग यहाँ से हड़प के, बदतमीज कहीं के, हमारे इंडिया से अपने इंग्लैंड भेजते थे। इंडिया से इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन में ये लोग भेजते थे। यहाँ के लोगों की भुखमरियां छा रही है, यहाँ के लोगों से टैक्स वसूले जा रहे हैं, यहाँ के लोगों के पास कुछ बचा नहीं है खाने को। लोग बागों की हालत इस प्रकार की हो रही है, कुछ नहीं है उनके पास, कई लोग मौत का इंतजार कर रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं, ये सब चीजें यहाँ पर हो रही हैं। और ये बदतमीज हमारे यहाँ से सारा का सारा जो फूड ग्रेन है उसको एक्सपोर्ट करके अपने इंग्लैंड वालों का पेट भरते थे। तो ये यहाँ पर चीजें उस टाइम पे मद्रास में भी हो रही थी।
इवन यही नहीं, इसका फायदा उठाकर हमारे उस टाइम पे तो हमारे इंडियंस भी कुछ कम नहीं थे, जो कुछ इंडिया के ट्रेडर्स थे ना, पता है इतनी मतलब इतनी गंभीर, इतनी सिवियरिटी यहाँ पे छा रखी है, इतनी गंभीर यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे छा रखी है। उसके बाद जो इंडिया के जो ट्रेडर्स हैं, जो मर्चेंट्स वगैरह थे, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, अगर उन लोगों के पास भी कोई फूड ग्रेन है तो वो उसको रोक लेते थे, वो उसको होल्ड करते थे। होल्ड करते थे कि उसकी होर्डिंग कर ली, यहाँ पर अपने पास जो खाना है, जो ग्रेन है, उसको रोक लिया, ताकि ये सोचते हुए कि जब इसका प्राइस और हाई जाएगा, जब इसकी और कमी होगी, इसका प्राइस और हाई जाएगा, तब हम इसको सेल करेंगे। मतलब कहते हैं कि ब्रिटिशर्स इंडिया वाले भी खुद के ही दुश्मन थे। क्या बोलूं मैं इसके आगे, जिसकी वजह से एक आर्टिफिशियल यानी कि बनावटी कमी उस चीज की पैदा होती थी, जो कि ब्रिटिश के एडमिनिस्ट ब्रिटिश वाले तो थे ही भैया, वो तो अपने जो सामान था पूरे का पूरा उसको ब्रिटेन जो है वो बेचते थे। आप सोचो 1 मिलियन टन जो राइस है वो हर एक साल में गया था इन 3 सालों की फेमीन में, 76, 77, 78, इन 3 सालों में 1 मिलियन टन हर साल जो है वो जा रहा था। एंड 1 टन का मतलब होता है 1000 किलो। 1000 किलो, 1000 × 1 मिलियन, मतलब ई में आ जाएगा वो, 1 ई वाली जो मात्रा होती है ना, मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो वाली सिचुएशन आ जाएगी इस टाइम पे। इतना ज्यादा क्वांटिटी में वो लोग सामान, चावल वगैरह, गेहूं, ये सब चीजें जो है भेजते थे हर साल इस भुखमरी के टाइम पे इंडिया में। यहाँ के लोग मर रहे हैं बेचारे, सड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, लेकिन सामान कहाँ जाएगा? ब्रिटेन, ब्रिटेन जाएगा। दैट वाज द हार्श रियलिटी ऑफ द ब्रिटिश रूल। अपार्ट फ्रॉम द फैक्टर्स मेंशन्ड अबव, जो हमने ऊपर आप बात करी, उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ यहाँ पे ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज हुआ करती थी, जिसे हम बोलते थे फ्री मार्केट पॉलिसीज, कि यहाँ पर प्राइस, क्या बोल रहे यार, सप्लाई और डिमांड, किसी चीज की सप्लाई कितनी है, किसी चीज की डिमांड कितनी है। अब जाहिर सी बात है, सप्लाई अगर किसी भी चीज की बहुत कम होगी, डिमांड यहाँ पर बहुत ज्यादा होगी, उसको मांगने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो देने वाले लोग बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई सबके सब कहाँ जा रही है? किनका पेट भरने के लिए जा रही है? ब्रिटिशर्स का, और बाकी जो इंडिया के ट्रेडर्स है वो अपने पेट पे डाल रहे हैं। तो यहाँ पर डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है, सामान है ही नहीं। ऐसे टाइम पे क्या होता है? प्राइस जो है वो बढ़ जाता है। अब ब्रिटिशर्स यहाँ पे कह रहे थे कि भैया हमारे यहाँ पर है फ्री मार्केट की पॉलिसीज, कि यहाँ पर किसी भी चीज का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे, ये डिपेंड करेगा उस चीज का, उस चीज की डिमांड कितनी है, उस चीज की सप्लाई कितनी है। हमारे पे कोई उस चीज का वो नहीं है, हम लोग उस चीज पे इंटरवीन करेंगे ही नहीं। अरे बेवकूफो, तुम्हारे इंटरवीन करने की जरूरत ही क्या पड़ी? तुम लोग ऑलरेडी इनडायरेक्टली इंटरवीन कर चुके हो। हमारे यहाँ की सप्लाई को रिड्यूस करके तुम पहले ही, हमारे यहाँ की डिमांड तो बढ़ी हुई है, सप्लाई को कम करके तुम वैसे ही प्राइसेस को बढ़ा चुके हो। अब तुम ये बकवास किस लिए कर रहे हो कि तुम्हारे प्राइस पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तुम्हारा प्राइस जो होगा तुम्हारे मार्केट के अकॉर्डिंग होगा। अरे बेवकूफो, तुम पहले ही सप्लाई कम कर चुके हो उस चीज की। बिल्कुल लिटरली गुस्सा आ रहा है, सॉरी। ठीक है, वो चीजें यहाँ पर हुआ करती थी। तुम कह रहे हो कि जो कमोडिटीज है फ्री है, कितना फ्लक्चुएट करे, प्राइसेस तुम्हारे हाथ में है, मार्केट तुम्हारी फ्री है, हम इंटरफेयर नहीं कर रहे। तुम पहले इंटरफेयर कर चुके हो भाई, उन्हें कौन समझाए ये चीज? समझाने की जरूरत थी, उन्हें सब पता था। इट वॉज प्रॉपर माइंड गेम, प्रॉपर प्लानिंग। ठीक है, कहते हैं इसलिए यहाँ पर जो लॉर्ड लिटन था, उसने वॉइस रॉय जो था इंडिया का, उसने कहा था इस टाइम पे कि इंटरफेरेंस नहीं होगा कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से, हम यहाँ पर किसी भी प्राइस है, जो फूड का प्राइस है, उसको हम रिड्यूस नहीं करेंगे, हमारा उसमें कोई भी रोल नहीं होगा। ऐसी बात उसने यहाँ पर कही थी। एट द सेम टाइम 1876 में ही, जब यहाँ पर फेमिन चल रही थी, लिटन ने पता क्या किया था? मतलब सोचो, गुस्सा आ रहा है मुझे लिटरली। एक तो यहाँ पर पहले ही भुखमरी छा रखी है, फेमिन आ रखी है, लोग बाग यहाँ पे मर रहे हैं, बिल्कुल उनके पास कुछ भी नहीं है खाने को, खजाने। एक सेकंड, क्या हुआ? ठीक है, ठीक है। माउस वर्क नहीं कर रहा यार, माउस क्यों नहीं वर्क कर रहा? एक सेकंड देना मुझे इसकी। आई थिंक इसका ना सेल वीक हो गए शायद माउस के, यार करंटली सेल वीक हो गया माउस के। चलो ना माउस के पढ़ते हैं। ठीक है, माउस से थोड़ा सा ना इजी हो जाता है। मेरे को लैपटॉप की ना ऐसे इसकी कर्सर की हैबिट नहीं है इतनी, मेरे को माउस की ज्यादा हैबिट है, पुराने जमाने की इंसान हूं ना यार। माउस की कंपेयर टू, बस पहले कंप्यूटर ज्यादा चलाए हैं मैंने,
तो आदत उसी की है कंप्यूटर की, लैपटॉप की इतनी। सेल ही वीक लग रहा है मुझे कि इसका सेल ही काफी टाइम से डला हुआ है। अरे भैया लेक्चर के बाद ही खत्म हो जाता, अभी क्यों खत्म हुआ भाई तुम। चल रहा है, ये कसम खा चुका है मैं नहीं चलूंगा माउस से, कहीं माउस से नहीं चल रहा है। यार बिना माउस के मेरे को थोड़ी दिक्कत होगी। आप थोड़ा सा ना एडजस्ट करना, अगर मैं हर एक चीज पे अंडरलाइन ना कर पाऊँ ना, या अगर उल्टी फुल्टी लाइनिंग जाए तो थोड़ा सा ना उसको मतलब एडजस्ट करना। अगली बार तो इस पे सेल डाल लूंगी। खैर अभी यहाँ पे है नहीं मेरे पास सामने, ना मैं डाल देती। चलो ठीक है, आगे टॉपिक पे आते हैं। मैं कह रही हूँ अब सोचो, मतलब इस टाइम पे ऑलरेडी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रखी है भाई, कि ऑलरेडी यहाँ पर फेमीन छा रखी है, यहाँ पर ये सब प्रॉब्लम हो रही है, और फेमीन के साथ साथ यहाँ पर भुखमरी है, लोग बाग मर रहे हैं, जो भी यहाँ पर हो रहा है उसके, और जो बाकी का जो ग्रेन है वो तुम एक्सपोर्ट यहाँ पर कर रहे हो, सब अपने यहाँ भेज रहे हो। उसके साथ साथ तुमने यहाँ पे दरबार लगा दिया, एक यहाँ पे खाना रखवा दिया तुमने, कम से कम 68,000 ऑफिशियल्स का। आप सोचो 68,000 ऑफिशियल्स का खाना रखवा दिया गया इंडिया में कि यहाँ पे आके खाओ, भोज है यहाँ पर, महाराजा वगैरह सब यहाँ पर आएंगे। हफ्ते भर जो है ये फीस चला था। मतलब मैं इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ उस टाइम पे बेचारे लोगों को गुस्सा क्यों नहीं आया, उन लोगों ने प्रोटेस्ट क्यों नहीं करा, क्या करा उस टाइम पे, इंडियंस का दिमाग कहाँ गया हुआ था, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वो चीजें यहाँ पर चल रही थी कि पूरे हफ्ते, आप सोच रहे हो हफ्ते भर यहाँ पर वीक लॉन्ग ये फीस्ट यहाँ पर चला था 68,000 ऑफिशियल्स का। इतनी यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी और ये लोग इतना सब कुछ बर्दाश्त कैसे कर रहे थे, हम लिटरली सैल्यूटिंग देम काइंड ऑफ। कहते हैं प्रिसाइज नंबर तो हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन हाँ अगर यूजुअली अगर बात करें कि हाँ कितना कितना रहा होगा, तो करीब करीब 12 से लेकर के 20, 12 से 20 तक का यहाँ पर, 12 से 20 का यहाँ पर इतनी फेमीन जो इस टाइम पे इंडिया में आई थी यहाँ पर। अरे यार दिस इज सब प्रॉब्लम, को नहीं अच्छा लग रहा। इतनी जो है प्रॉब्लम उस टाइम पे यहाँ पर हम सब लोगों ने, इंडियंस ने फेस, ये देखो यही होगा मेरे साथ, इंडियंस ने फेस करी थी। कहते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू यहाँ पर जो कुछ, अगर मैं फेमिन की कमीशन की बात करूं या अगर कुछ रिपोर्ट्स की बात करूं, तो ऐसा एस्टिमेट करा गया था कि जो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे ह्यूमन विक्टिम्स थे, चाहे उसमें कैटल आया चाहे कुछ भी यहाँ पे एनिमल्स वगैरह वो सब भी थे यहाँ पर, तो कितने लोग बाग, कितने एनिमल्स वगैरह ह्यूमन बींग्स वो सब मरे थे। तो इट वॉज अराउंड 50 to 100 मिलियन डेथ जो है इस टाइम पर इंडिया में हुई थी, जो कि यू ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के तहत जितनी डेथ हुई थी उसके करीब था। तो सोच सकते हो आप लोग खुद ही। कहते हैं ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें बहुत सारे कुछ यहाँ पे उन्होंने ओपन करे थे कुछ रिलीफ कैंप जो कि किसी काम के नहीं थे, कि फेमीन का रिलीफ कैंप है कि अगर भुखमरी से तुम लोग अफेक्ट हुए हो तो तुम यहाँ पे आओ, तुम्हारी केयर करी जाएगी, तुमको खाना वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करा जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था ना, तो यहाँ पर बहुत ही सप्लाई बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल इनएडिक्वेट थे, बिल्कुल सफिशिएंट सप्लाई यहाँ पर नहीं प्रोवाइड करी जा रही थी। इवन ये भी कहा गया था कि फेमिन रिलीफ जो है वो बहुत ज्यादा ही, मतलब बहुत लो था, कि कुछ यहाँ पे था ही नहीं, बेसिकली लोगों को यहाँ पे भी कुछ खाने को नहीं मिलता था। तो यहाँ पे कुछ खास इसका फायदा बेसिकली यहाँ पर वो नहीं हो रहा था। एक सेकंड, इससे हो जाएगा क्या? अच्छा, कुछ खास जो है यहाँ पर फायदा वो नहीं हो रहा था। अच्छा, फिर यहाँ पे कहते हैं जो डॉक्ट्रिन यहाँ पर थी ना इस टाइम पे, दैट इन टाइम ऑफ फेमीन द पुअर आर एंटाइटल्ड टू डिमांड रिलीफ वुड प्रोबेबली लेड टू डॉक्ट्रिन। अच्छा ठीक है, बेसिकली यहाँ पे सिंपल सी वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि यहाँ पे लोगों ने कहा था कि हाँ जी, उनका मानना था कि शायद उनको इस रिलीफ वाले जो कैंप हैं इनसे फायदा मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में किसी को भी इससे फायदा नहीं मिला था। हमको ये नोट करना चाहिए कि फेमीन जो है इंडिया में काफी रही है। फेमीन जो यूजुअली फ्लड से आ जाती है, भुखमरी यहाँ पर क्या पता बहुत ज्यादा फ्लड आ गई है या बिल्कुल सूखा पड़ गया है यहाँ पर, तो फसल खराब हो गई, तो उस टाइम पे भुखमरी यहाँ पर छाएगी। मिलिट्री कैंपेन है, कुछ और फैक्टर्स यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन इतने ज्यादा बड़े स्केल पे, जितने बड़े स्केल पे इस कॉलोनियल एरा में हमारे यहाँ पर हुई है, जिसने इंडिया को बिल्कुल गरीब करके छोड़ा, बिल्कुल नष्ट करके छोड़ा, ऐसी फेमिन इंडिया में कभी नहीं आई थी जितनी इस कॉलोनियल एरा के टाइम पर आई थी हमारे इंडिया में। अच्छा, अब जरा एक नेक्स्ट पॉइंट यहाँ बात करते हैं, विच इज हम बात करेंगे यहाँ पर द ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। ये जो इंडिया की जो वेल्थ थी, जो इंडिया का जो पैसा था सारा का सारा, उसका यहाँ पर ड्रेन हो जाना, वो पैसा जो है कहीं और चला जाना, उसकी जरा हम लोग थोड़ी सी बात यहाँ पर कर लेते हैं। अब हमको ये चीज पता है, जब इंडिया से सारे टैक्सेस, सारा सामान, हर एक यहाँ पे क्रॉप, ग्रेन, हर एक चीज जो है जब वो ब्रिटेन में ही जा रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ का जो, यहाँ की जो इकोनॉमी है, यहाँ का जो वेल्थ है, यहाँ का जो पैसा है, वो सब यहाँ पे ब्रिटेन में ही जा रहा है। इससे हम एक वर्ड यहाँ पे यूज करते हैं, इकोनॉमी ड्रेन। यहाँ पे क्या हो रही थी, हमारी जो इकोनॉमी थी, हमारी जो वेल्थ थी, जो पैसा था, वो सारा का सारा ड्रेन हो रहा था, बह रहा था, यहाँ से जा रहा था, बेसिक सी भाषा में।
तो यहाँ पे हमने बोला है, जैसे हमने पहले भी देखा है कि इकोनॉमिक रूप से बहुत एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। क्या हुआ? इकोनॉमिक रूप से बहुत एक्सप्लॉइटेशन हुआ है इंडिया का, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर बोलते हैं कि ब्रिटिश की जो ये कॉलोनियल पॉलिसी थी, इसका यहाँ पर यही था, इसकी यहाँ पर नींव ही ये थी कि इनको यहाँ पर ये काम करने ये लोग आए थे बेसिकली। 1895 में बेसिकली एक यूएस के हिस्टोरियन था, उसने एक बात यहाँ पे कही थी, जिसका नाम था, साइंटिस्ट थे वो, ब्रूक्स एडम। उनका यहाँ पर एक बात उन्होंने यहाँ पे कही थी, वेरी सून, अब बात ध्यान सुनना, वेरी सुन आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द बंगाल प्लंडर बिगिन टू अराइव इन लंदन। कहते हैं जो प्लासी का बैटल हुआ था ना, जो प्लासी का युद्ध था जो कि 1757 में हुआ था, उसके बाद से ही बंगाल का बहुत सारा जो सामान था, बंगाल का बहुत सारा पैसा चोरी के रूप में ब्रिटेन में आने लग गया था। उसके बाद ये हुआ था बिकॉज बहुत टैक्सेस वगैरह हर एक चीज वहां से ब्रिटेन ही जा रही थी। और यहाँ पर कहते हैं इवन अथॉरिटीज ने यहाँ पर ये तक कहा था, हमको ये पता है एक चीज यहाँ पर है विच इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, IR, विच इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं। मेरा फोन भी ना यहाँ पे उससे वीडियो हो रही है, अदरवाइज मैं एक बार कॉल करके ना भाई से मंगा लेती, लेकिन चल जा माउस, नहीं चल रहा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब होता है जब, फॉर सपोज, अगर पहले यहाँ पर जो यूजुअल यहाँ पर इकोनॉमी थी, उस कंट्री में, उस इकोनॉमी में हाथ से काम करने वाले जो लोग थे वो ज्यादा थे, लेकिन क्योंकि अभी लोगों के पास मशीन्स के पैसे या मशीन्स का डेवलपमेंट जो है कुछ वहां पे नहीं था। लेकिन जब यहाँ पे इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, जब हाथ से काम करने की बजाय लोग बाग अब यहाँ पे मशीन से काम करते हैं, मशीन बेस्ड इकोनॉमी यहाँ बन जाती है, मशीन डोमिनेटेड इकोनॉमी बन जाती है, उसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो वो जो है सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले वो ब्रिटेन में आया था, दैट वाज इन 1760 ऑनवर्ड्स। कब आया था बच्चा? 1760 के बाद वो आ गया था। जबकि अगर बात करूं पूरे के पूरे यूरोप की, अगर यूजुअली बात करूं तो वो यूरोप में आया था वो 1820 के आसपास। कब आया था? 1820 के आसपास जो है वो इंडिया यूरोप में आया था। आप समझ जाओ यार, मैं लिख नहीं पा रही इससे, अभी बोला आप लोगों को 1820 के आसपास जो है वो चीज बाकी यूरोप वगैरह में आई थी। यानी कि अब यहाँ पे खुद यहाँ पर जो उनका यूएस का हिस्टोरियन है, अब ये इंग्लिश वालों का नहीं है, इंग्लिश इज ब्रिटेन, ठीक है, यूएस यहाँ पे अमेरिकन से आपके। तो अमेरिका के हिस्टोरियन ने कही थी ये बात कि जितना जल्दी वहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया है ना, वो पॉसिबल ही हो पाया है जो बंगाल से पैसा आया है। अगर उसके लिए जितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, जितना पैसा चाहिए ना, वो सारा का सारा पैसा ब्रिटेन के पास पॉसिबल नहीं था। जो इंडिया से चोरी करी हुई वेल्थ है वो उसी से जो है पॉसिबल वो चीज इतनी जल्दी हो पाई है, अदरवाइज वो वहां पर पॉसिबल नहीं हो पाता। ये बात यूएस के हिस्टोरियन ने कही थी। अब आगे वाले की और पढ़ेंगे कि और लोगों ने यहाँ पे क्या कहा। तो कहते हैं इस एडम से और ये विलियम डिग्बी है, इन सबसे क्यों लेकर, क्यों का मतलब क्या होता है, कुछ क्यों लेकर, एक बात यहाँ पर सुनकर समझकर अपनी बात को कहना। तो दादा भाई जो नरोजी थे, जो कि हमारे यहाँ के थे, इंडिया की पॉलिटिकल फिगर थी, बहुत जानी मानी, उन्होंने अपनी एक बुक थी जो उन्होंने लिखी थी बेसिकली 1901 में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो उसके बारे में उसमें उन्होंने कहा था, जिसमें उन्होंने उसके बारे में बताया था कि ब्रिटिश जो है वो हमारे यहाँ से कितनी जो वेल्थ जो है वो कितनी इंडिया से ड्रेन करके वो ले गए हैं अपने यहाँ पर, उसके बारे में उन्होंने बताया था उस बुक में। कहते हैं उस टाइम पर एक यहाँ पे पर्सन और थे, एक हिस्टोरियन थे, रमेश चंद्र दत्त, जिसे हम बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं RC दत्त, वो भी हिस्टोरियन थे इंडिया के ही। और उन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री जो थी इंडिया की, उसमें उन्होंने ये बात यहाँ पे लिखी थी। सब में आपने ये दिखाया गया था कि ये जो कॉलोनाइजर्स थे, जो हमको कॉलोनाइज करने आए थे, एक कॉलोनाइज करने का मतलब क्या होता है, कोई फॉरेन कंट्री के जो लोग हैं वो किसी और कंट्री में यहाँ पर जाते हैं वहां के लोगों पे राज करने के लिए, उनको रूल करने के लिए, उसे हम बोलते हैं कॉलोनाइजर्स। तो वो यहाँ पर थे, उन्होंने सबने यहाँ पर यही कहा है कि ये जो कॉलोनाइजर्स थे इन्होंने बहुत ज्यादा बिलियंस ऑफ पाउंड्स, यहाँ पे कहते हैं बिलियंस ऑफ पाउंड्स, इंडिया से ये लोग अपने यहाँ पे लेके गए थे। आप सोचो इतनी बड़ी बात यहाँ पे कही गई है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वहां पे वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता उस टाइम पे ब्रिटेन में, अगर इंडिया का पैसा जो है वहां पर चोरी करा हुआ वो नहीं जाता। तो ऐसा भी माना जाता है कि जो आपके उत्सव पटनायक जी, उन्होंने यहाँ पर कहा था कि 1765 से लेकर के 1938 के बीच में यूएस के जो डॉलर बेसिकली उसके अकॉर्डिंग अगर बताया जाए तो 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर, जो कि आज की वैल्यू उसकी हो सकती है, जो कि हम कहेंगे कि जो ब्रिटेन की आज की जीडीपी है उसका 13 गुना है बेसिकली, इतना जो है पैसा उस टाइम पे लोगों के पास पहुंचा था। तो आप मतलब एस्टिमेट कर सकते हो कि वो कितना ज्यादा पैसा हुआ करता था जो कि उन लोगों तक पहुंचता था। और ये जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस के थ्रू नहीं होता था, बल्कि इंडियंस को चार्ज करने से क्या मतलब है, अगर उन लोगों ने रेलवे बनवाई है, यहाँ पे कहते हैं रेलवे बनवाई उन लोगों ने, ठीक है, एक सेकंड रुको, हाँ यार, हाँ ठीक है,
कहते हैं उन लोगों ने क्या किया था, जो ये कॉलोनियल पावर थी ना, इन्होंने टेलीग्राफ के नेटवर्क बनवाए, या अगर वॉर यहाँ पर करे, या अगर उन्होंने रेलवे बनवाई, कुछ भी उन्होंने काम कराया तो वो सारा का सारा काम था उनके बेनिफिट के लिए। अगर यहाँ पे रेलवे बन रही है तो इंडिया से सारा का सारा ग्रेन या ब्रिटेन में लेके जाने के लिए बन रही है, अलग अलग जगहों पे एक्सपोर्ट करने के लिए बन रही है, अपने फायदे के लिए, अपने काम। वॉर अगर उन लोगों ने लड़े हैं तो अपने एरिया को एक्सपैंड करने के लिए लड़े हैं, लेकिन उन सब में उन्होंने पैसा किसका फूका, इंडियंस का फूका। इंडियंस का पैसा लगा रेलवेज को बनाने में, इंडियंस के लोग लगे, उनकी अपनी लेबर भी नहीं लगी, इंडियंस को लगवाया, इंडियंस से ही सारा काम करा, और पैसा भी जो इंडियंस का ही लगा इंडियंस को देने, अपना उनका एक अठन्नी नहीं गया हमारे देश में। टेलीग्राफ के नेटवर्क बनवाए, क्या उन्होंने वॉर लड़े अपने एक्सपेंशन के लिए, लेकिन यहाँ पे खर्चा किसका, इंडियंस का लगा, उनका एक रुपया नहीं फूका यहाँ पे। तो कहते हैं, अब एक बात यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन यहाँ पे कही गई थी, अगर ये सारा का सारा पैसा इंडिया में इन्वेस्ट हुआ होता, अगर ये हैड दिस, अगर ऐसा हुआ होता, आज भैया सॉरी सॉरी आज जो हमारे पास इंडिया है वो उससे बहुत अच्छा इंडिया जो है हमारा होता। हाँ ठीक है, जो कहते हैं जो हमारे पास आज इंडिया है उससे बहुत अच्छा इंडिया हमारा होता, जब से हमारे इंडिया ने आजादी अटेन करी है तब से। मतलब बहुत ज्यादा चीज है वो। अब देखो आपको, एक सेकेंड रुको, हाँ अब ठीक है। अब देखो आपको नीचे यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिख रही है, बेसिकली यहाँ पर दादा भाई नरोजी की भी आपको यहाँ पिक्चर दिख रही है, थर्ड वाली। आपको यहाँ पे रमेश चंद्र दत्त जी भी दिख रहे हैं यहाँ पर, और आपके ये विलियम डिग्बी है, और यहाँ पे अमेरिका का यहाँ पर ये है एडम क्रूग्स है। तो आपको ये कुछ पिक्चर्स यहाँ पे दिखा रखी है कि हाँ जी ये कौन कौन लोग हुआ करते थे। अब जरा यहाँ पे एक पिक्चर यहाँ पे दिखा रखी है आप लोगों को, विच इज दिस वन। अब देखो आपको ना यहाँ पे ये एक पिक्चर है विच इज कॉल्ड द ईस्ट ऑफरिंग इट्स रिचेस टू ब्रिटानिया, मेकिंग सेंस ऑफ द पेंटिंग सिंबॉलिज्म। अब देखो यहाँ पे दिखा रखे हैं किस तरीके से जो ईस्ट वाला पार्ट है आपका, अब मैं इसको जरा छोटा करती हूँ ताकि आप लोगों की कोई पिक्चर बहुत अच्छे से दिख सके। कहते हैं जो ईस्ट वाला पार्ट, ईस्ट वाले पार्ट का मतलब क्या होता है, आपने देखा है मैप में कि जो ब्रिटेन वाला पार्ट है, हाँ ठीक है हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा है मैप में कि जो ब्रिटेन वाला पार्ट है, ब्रिटेन आपका वेस्ट में है, आपका वर्ल्ड मैप उठा के देखोगे आपको दिखेगा कि ब्रिटेन जो वेस्ट में और इंडिया जो हमारा ईस्ट में, इंडिया चाइना रशिया ये सब ईस्ट में है, और ब्रिटेन वगैरह आपका वेस्ट में, पता है हम लोग को ये चीज। अब कहते हैं यहाँ पर किस तरीके से आज पिक्चर में यहाँ पे दिखा रखा है कि ईस्ट वाला जो पार्ट है, ब्रिटेन जो आपका ये चाइना इंडिया वाला पार्ट है, ये अपने रिचनेस को, अपनी अमीरी को, अपने पैसे को किस तरीके से ब्रिटेन को दे रहा था। यहाँ पे एक वर्ड यूज करा गया विच इज कॉल्ड ब्रिटानिया, आपको दिख रहा है यहाँ पर ये वर्ड यहाँ पे यूज करा गया है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया का मतलब आपको ये वुमेन दिख रही है यहाँ पर, ये वुमेन है यहाँ पर है ब्रिटानिया, जो कि बेसिकली ब्रिटेन की सिंबॉलिक पावर को ये दर्शा रही है, ब्रिटेन को एक दर्शाना, बेसिकली जो कॉल्ड ब्रिटानिया। तो एक वुमेन के द्वारा ये चीज करी जा रही है, इसलिए हमने इनको बोला आपका ब्रिटानिया। ये चीज समझ में आई। हम वही बोल रहे हैं यहाँ पर पावर को दर्शा रही है। यहाँ पर देखो इनके पास एक लॉयन भी है यहाँ पर, ये यहाँ पर बैठे हुए ओल्ड फादर है, थेम्स है जो कि लंदन को दर्शा रहे हैं। थेम्स वॉज बेसिकली अ रिवर है जो कि एक यहाँ पे जो कि बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मानी जाती है लंदन में, उसका यहाँ पे नाम दिखा रखा है। यहाँ देखो आपको ये डार्क कलर के लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, ये डार्क कलर का जो पर्सन है उनको यहाँ पे दिखा रखा है इंडिया, कि ये जो इंडिया है काले और ये गोरे हैं, तो ये जो आपके ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है। तो कहते हैं इंडिया यहाँ पर जो है पीरल्स, यानी कि जो आपको दिख रहे हैं कि ये सारे ज्वेलरी वगैरह और ये छोटे स्टोन्स वगैरह, इतने सेमी प्रीशियस स्टोन्स वगैरह, ये सब जो चीजें हैं ये सब इस ब्रिटेन को ऑफर कर रहे हैं। एनिमल्स जो है वो भी यहाँ पे इंडिया से जा रहे हैं। ये देखो चाइना की लेडी यहाँ पे दिखा रखी है, ये चाइना है जो कि बहुत प्रीशियस एक जार है, देखो दिख रहा है आपको इनके पास इतना बड़ा सा जार है ये, जो कि ये लोग भी इसको ऑफर कर रहे हैं। और ये कंपनी की नेवल पावर को दर्शाती है, जो पीछे ये शिप दिखा रखी है। और यहाँ पे देखो दिखा रखी है दो ये डार्क जो फिगर्स है यहाँ पर, ये देखो दिख रहे काले लोग हैं, ये यहाँ पर कॉटन के इनके पास इतने बड़े बड़े वो है, यानी कि अपनी टेक्सटाइल्स को भी, इसको टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को भी, टेक्सटाइल्स को, अपने कॉटन के क्लोथ्स को भी ये इंडियंस जो है वो सब किसको दे रहे हैं, ब्रिटिशर्स को दे रहे हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पे दिखा रखा है किस तरीके से इंडियंस और चाइना वाले, खासकर इंडिया वाले, इनको ब्रिटिशर्स ने किस प्रकार से इनका जो पैसा था, इनका जो टेक्सटाइल था, सब कुछ जो अपने अंडर कर लिया, और किस तरीके से अपना पैसा जो है सब कुछ ये लोग खुद भी इनको दे रहे हैं। बेसिकली ये नहीं कि वो दे रहे हैं ऐसे करके, मतलब एक पिक्चर के रूप में इस चीज को दिखा रखा है कि हाँ किस तरीके से इंडिया वाले खुद को मतलब कुछ ना समझकर, बहुत डिग्रेड कर कर ब्रिटेन को सब कुछ अपना दिए जा रहे थे दाव लगाकर। वो चीज यहाँ पे इस पिक्चर में यहाँ पर दिखा रखी है। आई होप आप लोगों को ये पिक्चर अब क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे वही दिखा रखा है जो कॉर्पोरेट यहाँ पे चीजें कि हाँ जी क्या अपने वेल्थ ऑफर कर रहे थे। यहाँ पे डार्क कलर के इंडियंस दिखा रखे हैं, जो भी यहाँ पर चीजें थी वो यहाँ पर आपको समझा रखा है। अब देखो इसके आगे से थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, टाइम अभी हमारे पास है, मुझे लगा कि टाइम नहीं होगा बट हमारे पास टाइम थोड़ा सा है।
कहते हैं चेंजिंग लैंडस्केप। अब किस तरीके से जो सीन जो है वो चेंज हो, जरा उसकी बात करते हैं। जो एक्सपैंडिंग कॉलोनियल रूल था इसने इम्पैक्ट करा, इम्पैक्ट नियरली एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन लाइफ। जाहिर सी बात है जो ये शासन रहा ना, जो कॉलोनियल रूल रहा, इसने इंडिया के लोगों की हर एक एस्पेक्ट से, हर एक तरीके से इंडिया के लोगों की जिंदगी को बिल्कुल मतलब इम्पैक्ट करा, हर तरीके से बेसिकली खराब ही किया था, नेगेटिवली इम्पैक्ट किया था। as the rulers were convinced that India should be reshaped according to their superior conception। मतलब उनको ये लगता था, उनके इतने सुपीरियोरिटी उनका वो था, हाई थी, कि उनको ये लगता था कि मैंने आप लोगों को कहा भी था कि ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि इंडिया जो है ना बहुत ही एक मार्जिनलाइज्ड है, बहुत ही मतलब इंफीरियर सी कंट्री है, तो हम लोग वहां जा रहे हैं उसको एडवांस करने के लिए, वो बहुत बेकार सी कंट्री है। उनका ये भी एक सिंपल सा अपना पर्सपेक्टिव था। मैंने कहा था कि वो लोग इस वाले पर्सपेक्टिव पे भी विश्वास रखते थे। काफी दिक्कत सी हो रही है माउस के बिना मुझे पढ़ाने में वैसे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आऊंगी। डिक्लाइन ऑफ इंडिया इंडिजीनियस इंडस्ट्री, यानी कि जो इंडिया की जो खुद की इंडस्ट्रीज थी वो यहाँ पे किस तरीके से, इंडिजीनियस का मतलब क्या, जो उनकी खुद की इंडस्ट्रीज है उनका किस तरीके से डिक्लाइन हुआ, वो जो है धीरे धीरे करके कैसे जो है कम हुई, उसकी बात करते हैं। कहते हैं बिफोर 18 सेंचुरी, 18 सेंचुरी से पहले, 18 सेंचुरी का मतलब बता चुकी हूँ क्या होता है कि 1701 से लेकर के 1800 तक का टाइम पीरियड जो होता है, 1701, ठीक है, आपको पता है 1701 से लेकर के 1800 तक का टाइम पीरियड जो है उसे हम बोलते हैं आपका 18 सेंचुरी। इंडिया जो उस टाइम पे जानी जाती थी, रिनोन थे बिल्कुल अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज के लिए। अब खासकर किस चीज की, टेक्सटाइल्स की, हमको पता है हमारे यहाँ की कॉटन टेक्सटाइल्स मतलब कॉटन सिल्क वगैरह ये सब बहुत बढ़िया थी, जो कि बहुत बढ़िया मतलब बिल्कुल चीप थी। ठीक है, वूल है, जूट है, हेम्प है, ये सब यहाँ पर चीज, स्क्वायर वगैरह हर एक चीज। इंडिया की जो कॉटन टेक्सटाइल थी खासकर वो, उसके बहुत ही रिच, बहुत बढ़िया और इंटीग्रेट डिजाइन। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है कि बहुत ही मैं कहूँ ना बारीकी से काम करे हुए डिजाइन जो होते हैं ना उसे हम बोलते हैं इंट्रिकेट डिजाइन। वो जो है इंडिया के हुआ करते थे। ब्राइट कलर्स थे, बहुत शाइन करते हुए कलर्स हुआ करते थे। टेक्सचर्स थे यहाँ पर अल्ट्रा थिन, मतलब पतले से लेकर के, मतलब पतले से पतला, उससे लेकर के एम्बॉस फैब्रिक, मतलब जिसपे एम्ब्रॉयडरी हो रखी होती है, वो स्टैंप हो रखा होता है, जिस बहुत अलग ही दिखता है वो दूर से ही, और ना बीच में एम्ब्रॉयडरी कुछ कैसे बताऊं, गोटे लगे होते हैं बेसिकली, कि यहाँ पे प्लेन साड़ी है उस पे कुछ यहाँ पे डिजाइन बने हुए बीच बीच में, उससे यहाँ पे बोला हुआ एम्बॉस थे। और वो जो है पूरे ही वर्ल्ड में बहुत हाई डिमांड पे थे। मतलब सिंपल सी भाषा में जो यहाँ पे इंडिया की टेक्सटाइल्स थी, बेसिकली कॉटन के जो कपड़े थे, हर एक प्रकार के डिजाइन थे, वो सब यहाँ पे इंडिया में बहुत हाई डिमांड पे थे, पूरे के पूरे वर्ल्ड में इंडिया के डिजाइन। अच्छा, डू यू अंडरस्टैंड ऑल द टर्म्स यूज्ड अबव टू लिस्ट एंड डिस्क्राइब। अच्छा ठीक है, आपको वैसे करने के लिए बोल रखा है, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। कहते हैं ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी उन्होंने क्या किया था, इम्पोज हैवी ड्यूटीज ऑन इंडियन टेक्सटाइल्स। जो ये इंडिया की टेक्सटाइल्स हैं इंपोर्टेड इनटू ब्रिटेन व्हाइल फोर्सिंग इंडिया टू एक्सेप्ट ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स विद मिनिमल टैरिफ। यहाँ पे क्या करते थे कि जो ब्रिटिश की पॉलिसी हुआ करती थी ना वो इस प्रकार की थी कि जो भी यहाँ पे इंडिया की टेक्सटाइल्स यहाँ पे ब्रिटेन में वो लोग मंगा रहे हैं ना, मतलब बेसिकली ब्रिटेन में जो भी यहाँ पे वो लोग मंगा रहे हैं उसमें वो लोग बहुत ज्यादा ही हैवी ड्यूटी लगाते थे ताकि इंडिया का जो कपड़ा है वो महंगा हो सके। और फिर वो लोग क्या करते थे ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो ब्रिटिश के जो गुड्स हैं यहाँ पर, जो वहां से जो ब्रिटिश ने बनाए हैं उन गुड्स को यहाँ पर ले, उन पे वो लोग बिल्कुल भी टैरिफ या बिल्कुल ना के बराबर टैक्सेस लगाया करते थे। Moreover, Britain now controlled most of the sea trade as well as exchange rates. So Indian traders found it difficult to export as earlier. बेसिक से भाषा में आप बात कह रहे हैं कि भाई जो यहाँ पर सिंपल यहाँ पे समझो कि जो इंडिया के कपड़े अगर वो 100 रुपए के बन रहे हैं तो उस पर टैक्स लगा के वो लोग उसको 200 रुपए कर देते थे। एग्जाम्पल दिया। और यही पे जो ब्रिटेन का कपड़ा था अगर वो 90 रुपए का ही बन रहा है तो उस पर जरा बहुत टैक्स लगा, 100 रुपए कर दिया। जाहिर सी बात है लोग बाग किस कपड़े को खरीदेंगे, 100 वाले को। यानी कि इस तरीके से उन लोगों ने ब्रिटिश इंडियन के गुड्स पे बहुत हाई टैक्सेस लगा दिए और अपने गुड्स पे जो उनके मशीन मेड गुड्स है उन पे बहुत कम टैक्सेस लगा दिए और उसको बहुत सेल करा बाद में। अब जो है इतना हो गया था कि जो ब्रिटेन है ना वो यहाँ पर कंट्रोल करते थे पूरा का पूरा सी में होने वाला ट्रेड, इंडिया से लेकर के जो पूरा सी ट्रेड है वो भी। और जो यहाँ पर एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट का मतलब क्या हो रहा है कि कितना रुपी और किसी कॉस्ट्यूम में कितना डॉलर होगा। एक्सचेंज रेट क्या है उसका, देखो बना भी नहीं पा रही। एक्सचेंज रेट क्या होगा इसको भी कौन कंट्रोल करते थे, यही लोग कंट्रोल करा करते थे। तो यहाँ पर यानी कि जो इंडियन ट्रेडर्स थे
जो इंडिया के जो ट्रेडर्स है उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया अब यहाँ पर ट्रेड करना, एक्सपोर्ट करना है पहले की तरह। पहले वो लोग आराम से एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अब जो है सब कुछ डिटरमाइंड है पहले ही, सब कुछ फिक्स्ड है, सब कुछ कंट्रोल्ड है ब्रिटेन के द्वारा। तो अब इंडियंस के लिए ट्रेड करना, इंडियंस के लिए अपने सामान को सेल करना, वो सब चीज जो है बहुत मुश्किल हो चुकी थी। और रिजल्ट यहाँ पर ये रहा कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी इंडिया की, वो अब जो है रियून हो गई, वो अब जो है भैया नष्ट हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। कहते हैं 19th सेंचुरी में इंडिया के जो टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स थे, यानी कि जो इंडिया ने अपने एक्सपोर्ट करे थे, जो भेजे थे, वो जो है बहुत शार्पली रिड्यूस हो गया, बहुत गिर गया बिल्कुल। और जो ब्रिटेन के इंपोर्ट यहाँ पर हुआ करते थे, वो जो है इंडिया में बढ़ गए थे, बहुत जल्दी से बढ़ रहे थे। यानी कि सिंपल सी भाषा में अब जो सामान, अब देखो जाहिर है जब इंडिया का सामान बिकेगा नहीं, उनके पास, इंडिया की कंपनीज के पास पैसा आएगा नहीं इंडस्ट्रीज के पास, तो वो आगे प्रोड्यूस कैसे करेंगे? क्योंकि उन लोगों को ये पता है कि जो ब्रिटिशर्स की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ब्रिटिशर्स हमारे सामान, क्योंकि ट्रेड तो वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं। अब जो वो सामान इंडस्ट्री से निकल के जब तक लोगों के पास जा रहा है, बहुत हाई ड्यूटीज लग जा रही है, तो लोग बाग उस सामान को नहीं ले रहे हैं। तो लोग बाग सामान किसका ले रहे हैं? जो ब्रिटेन से आ रहा है। अगर ब्रिटेन से आता है वो सामान लोग ले रहे हैं, तो यानी कि इंडिया का जो कपड़ा है वो नहीं बिक रहा है। अगर इंडिया का कपड़ा बिकेगा नहीं, तो इनकी प्रोडक्शन कहां से होगी? वो लोग और प्रोड्यूस कैसे करेंगे? उनकी सेल क्या होगी? कुछ भी नहीं हो पाएगा। इस तरीके से धीरे धीरे करके जो उनकी इंडस्ट्रीज थी वो रिड्यूस हो गई, उनका कपड़ा जो है बिकना बिल्कुल बंद हो गया, और जो ब्रिटेन से आने वाला कपड़ा था वो बढ़ गया। तो अब जो है लोग बाग वही कपड़ा खरीद रहे हैं। कहते हैं जो यहाँ पर कम्युनिटीज थी बेसिकली स्किल्ड आर्टिसंस की। स्किल्ड आर्टिसंस का मतलब क्या होता है? जो लोग अपने हाथ से काम करते हैं, उन लोगों ने बहुत जनरेशन तक प्रैक्टिस करी अपने इस क्राफ्ट की, अपने इस हाथ की कलाकारी की। ये सब भी जो है बिल्कुल भुखमरी से, पॉवर्टी से बेसिकली वो लोग भी गरीब हो गए, उन लोगों के पास भी खाने कमाने का कुछ भी नहीं बचा। ठीक है। और फिर कहते हैं दे वर फोर्स टू रिटर्न सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर ऑन इंक्रीजिंगली ओवर टेक्स लैंड। भैया वाओ, सोचो इस बात को कि अब जो लोगों ने पहले अपना, क्योंकि उनके लैंड पे टैक्सेस बहुत ज्यादा लग रहे थे, इसलिए उन लोगों ने लैंड पे काम करना, एग्रीकल्चर करना बिल्कुल बंद कर दिया था, और वो लोग यहाँ पे इंडस्ट्रीज में काम करने आ गए थे। और अब यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है उनकी क्योंकि इनकम नहीं हो पा रही है, उनका एक्सपोर्ट बिल्कुल गिरता जा रहा है, वो सामान ना तो भेज रहे हैं इंडिया से बाहर, ना ही इंडिया में कोई उनका सामान खरीद पा रहा है, क्योंकि वो बहुत हाई प्राइस हो चुका है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उस पर बहुत हाई टैक्सेस लगा दिए हैं। वो कोई नहीं ले रहा है, उनकी इनकम बिल्कुल रिड्यूस हो चुकी है, उन लोगों को बिल्कुल भी अब काम नहीं मिल रहा है। ऐसे लोग बिल्कुल गरीब होते जा रहे हैं। अब वो लोग गरीब होकर दोबारा से जो लैंड टैक्स बहुत ज्यादा था एग्रीकल्चर पे, उनको उसी एग्रीकल्चर के उसी लैंड टैक्स पे, मतलब बेसिकली दोबारा से एग्रीकल्चर में उनको जाना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पे तो वो बिल्कुल ही गरीब होते जा रहे हैं, उनके पास बिल्कुल भी इनकम नहीं आ रही है, तो दोबारा से उनको कहाँ जाना पड़ रहा है? एग्रीकल्चर की तरफ उनको जाना पड़ रहा है। जो विलियम बेंटिक थे, जो कि गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उन्होंने 1834 में कुछ ऑब्जर्व किया था और ये कहा था द बोन्स ऑफ द कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। कहते हैं जो कॉटन को बुनने वाले लोग हैं ना, जो उसको बनाने वाले हैं बेसिकली, जो उसकी हड्डियां है ना, वो धीरे धीरे करके इंडिया के प्लेन्स को खराब कर रही है। मतलब सिंपल सी भाषा में कहा गया था यहाँ पर कि जो यहाँ पर कॉटन वीवर्स हैं वो नष्ट होते जा रहे हैं, उनके पास कुछ भी अब नहीं बच रहा है, इंडिया को वो इंडस्ट्री जो है वो होती जा रही है इंडिया की। तो दोबारा से अगर वो एग्रीकल्चर की तरफ लौट जाए तो बढ़िया ही होगा। सिमिलर सिनारियो यहाँ पर था जो कि इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स के लिए था। मतलब बेसिकली जो इंडिया यहाँ पर आयरन को मैन्युफैक्चर करती थी, इंडिया में पेपर था, स्टील था, इन सब के साथ भी यहाँ पर ये सेम चीजें हो रही थी। उनका गुड्स सस्ता, हमारा गुड बहुत महंगा, हमारे सामान को कोई खरीद नहीं रहा है, अपने लोग भी नहीं खरीद रहे क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों के ऊपर बहुत हाई टैक्सेस है, उन लोगों के ऊपर भी बहुत से यहाँ पर टैक्सेस लगे हुए हैं, रेवेन्यू लगे हुए हैं, तो वो लोग भी जो सस्ता है, जाहिर सी बात है, उसको वो लोग खरीदेंगे। तो इससे क्या हुआ था, इंडिया का जो शेयर था वर्ल्ड की जीडीपी में वो बहुत ही कम हो गया था कॉलोनियल रूल के टाइम पे। कहते हैं 5% हो गया था, बिल्कुल हार्डली 5% था जब इंडिया आजाद हुई ना उस टाइम पे। मतलब सोचो अगर इंडिया का जीडीपी है, जीडीपी का मतलब क्या होता है? गुड्स, बेसिकली जीडीपी की फुल फॉर्म होती है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि कितना ज्यादा जो टोटल अमाउंट है पैसों में गुड्स एंड सर्विसेज जो है उस एक साल में प्रोड्यूस हुई है, कितना सामान जो है प्रोड्यूस हुआ है। अब अगर मान लो मैं बोलूं कि पूरे वर्ल्ड में 1000 करोड़ रुपए का सामान जो है वो प्रोड्यूस हुआ, यार हो जाना टाइप, एक नहीं हो रहा है मेरे से, 1000 करोड़ का जो सामान है वो यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है। और इसमें से मैं बोलूं इंडिया का शेयर अगर पहले कम से कम 1 करोड़ का था, 2 करोड़ का था, 10 करोड़ का था, 20 करोड़ का था, हजार, मतलब
400-500 करोड़ 300 करोड़ का था, अब जो है ये रिड्यूस होके मात्र 5% का बच गया। कितना बच गया बच्चा? 5% का क्या है, 5% का जो है ये बच गया था। इतना कम जो है इंडिया वाले इस शेयर में अपना जीडीपी जो है वो अपना कंट्रीब्यूट कर रहे थे। कहते हैं इन लेस देन 2 सेंचुरी, दो सेंचुरी से भी कम यानी कि 200 साल से भी कम में इंडिया जो है वो रिचेस्ट लैंड से पुअरेस्ट लैंड बन चुका था। क्या बन गया था? रिचेस्ट लैंड से, अमीर से बिल्कुल गरीब वो शहर इंडिया जो है वो बन चुका था पूरे वर्ल्ड में। समझ में आया? एंड दैट वाज जो आज की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं, बिकॉज ये माउस वैसे ही बहुत परेशान कर रहा है और इतना हम लोगों ने आज की क्लास में कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने चैप्टर को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो प्लीज करके ही जाना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। एंड प्लीज मुझे बताना जरूर कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की आप लोगों को हर एक चीज की कोशिश करी, कुछ एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों को पढ़ाएंगे जो कि आई होप आप लोगों को अच्छी लगे, आप लोगों को समझ में आए। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।